हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी पिछली कहानी को प्यार देने के लिए आपका बहुत बड़ा वाला धन्यवाद दोस्तों। बस आपका यही प्यार हमें आगे बढ़ाता रहता है और इसी प्यार के चलते एक बार फिर से हम आ गए हैं एक और कहानी लेकर, जो बड़ी ही प्यार, दोस्ती, जुदाई, हर एक एहसास के साथ आपके दिल को छू लेगी। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। ये बात उस समय की है जब मैं अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करके अपनी यूपीएससी की तैयारी में लगा हुआ था। मेरे दो जिगरी दोस्त भी थे, परम और साहिल, जो मेरे साथ ही दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे थे। उन दिनों को याद कर चेहरे पर आज भी मुस्कुराहट आ जाती है। दिल एक बार फिर वैसी ही जिंदगी जीने की जिद करता है। सही अंदाज़ा लगाया आपने, मेरी और मेरे यारों की ज़िंदगी के बेस्ट दिनों में से थे वो दिन। 22-23 साल की हमारी उम्र थी। पढ़ाई को छोड़कर हर काम में दिल लगता था। ऐसा नहीं था मैं और मेरे दोस्त पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करते थे। हम तीनों करते थे पढ़ाई, लेकिन अपनी बुक्स से ज़्यादा ध्यान उस वक्त हमारा इस बात पर रहता था, कौन लड़की किस लड़के के साथ है, किसने किसको छोड़ा, कौन लड़का एक साथ 4 लड़कियों को चला रहा है, कौन एड़ा बन पेड़ा खा रहा है, किस सोना ने अपने चांदी को मनाने के लिए अपनी किडनी बेचकर आईफोन उसे गिफ्ट करा है। ये वो एज थी जब हमारे साथ के ज़्यादातर लड़कों की गर्लफ्रेंड होती थी। हाँ, जस्ट फ्रेंड वाले भी कुछ थे, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मेरी ज़िंदगी की गाड़ी उस वक्त तक मैं अकेला ही खींच रहा था। बचपन से ही हर अपने दोस्त यार के आने का स्वागत हमारे शाहरुख भाई जी के अंदाज में दोनों बाहों को फैलाकर प्यार से करने वाला। मैं आ रहा हूँ, मेरे साथ बचपन से एक परेशानी रही है। मैं अपनी बहन के अलावा कभी किसी और लड़की से बात करने से पहले 1000 बार सोचता था। सही बताऊं तो आज तक भी 1000 बार नहीं तो 100 बार तो सोचता ही हूँ। यही वजह रही, मैं सोचता रह जाता बात करना सही रहेगा या नहीं, और वो लड़की जिसके बारे में सोचा जा रहा होता वो मुझे सोचता छोड़ आगे बढ़ जाती। इसलिए मेरी ज़िंदगी की किताब में अभी भी एक हीरोइन की जगह खाली थी। हाँ, हीरोइन से याद आया, जब हम मतलब मैं और मेरे दोस्त साहिल और परम रोज़ की तरह अपनी क्लास ख़त्म करके नमन भैया के ऑफिस पहुँचे, तो हम तीनों ने देखा वहाँ भैया नहीं थे, बल्कि भैया की चेयर पर एक लड़की बैठी थी जो कंप्यूटर पर कुछ काम कर रही थी। अब सामने लड़की बैठी हो तो भला मेरे महान दोस्त मुझ गरीब के पास कैसे खड़े रह सकते थे। मुझे छोड़ लग गए उस लड़की की सेवा पानी में, जैसे वो कोई राजकुमारी हो। परम, हेलो, मैं परम, आपके सर का छोटा भाई। भैया ने तो आपको मेरे बारे में बताया ही होगा कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। साहिल, और मैं साहिल, ये तो तैयारी कर रहा है, मेरी तो पूरी की पूरी तैयारी हो गई है। साहिल की ये आदत आज भी नहीं बदली। अगर अभी यहाँ होता, मेरी मोहब्बत के पन्नों को अधूरा छोड़ खुद की यादों का पिटारा खोल बैठ जाता और बोलता, हट बे, तेरी भी कोई लव स्टोरी है, मैं सुनाता हूँ अपनी लव स्टोरी। परम ने जल्दी से अपना एक पैर साहिल के पैर पर मारते हुए कुछ इशारा किया। फिर दोनों एक साथ मिलकर लड़की से बोले, वैसे आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। हमेशा की तरह मैं उस दिन भी अपने नमूने दोस्तों की हरकतें देख मन ही मन मुस्कुराते हुए सोच रहा था कि कितने महान हैं दोनों, एक मौका नहीं छोड़ते लड़की से बात करने का। वो तो शुक्र है कि दोनों की ही गर्लफ्रेंड है। मैं अभी सोचते हुए अपने ख्यालों में से निकला भी नहीं था कि एक आवाज़ सुनाई दी, कुछ काम है क्या आपको? अगर हाँ तो काम बताओ, और नहीं है तो आप वहाँ जाकर बैठो, क्योंकि मुझे अभी बहुत काम है। ये आवाज़ उस लड़की की थी जो कंप्यूटर पर काम कर रही थी। मैंने अब अपनी नज़रें अपने दोस्तों से हटा उस लड़की की तरफ करी। मैं उसका चेहरा देखना चाहता था मगर देख नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने अपना चेहरा कंप्यूटर की स्क्रीन में घुसा रखा था। मैं उसे देखने की नाकाम सी कोशिश कर रहा था कि वो दोनों मुंह लटकाते हुए कहने लगे, चल यार घर चलते हैं, भैया से फ़ोन पर बात कर लेंगे। हम तीनों अब ऑफिस से बाहर निकल आए। बेचारों को देखकर वैसे तो मुझे दुख होना चाहिए था, लड़की ने उन्हें भाव नहीं दिया, मगर आज मुझे उन दोनों पर हंसी आ रही थी। अबे यार, क्या कर रहे थे तुम दोनों? मैं बताऊं क्या अभी तुम्हारे सोना चांदी को? इस लड़की का तो पता नहीं, मगर वो दोनों हीरोइंस आके ज़रूर तुम्हें अपना नाम याद करवा देंगी। मैं उस वक्त हंस रहा था और वो बेचारे मुंह लटकाए खड़े थे। परम का कहना, ओए पागल है क्या? अबे यार, हम तो बस ऐसे ही उसकी मदद कर रहे थे। साहिल भी, हाँ बस नाम ही तो पूछा था, छेड़ थोड़े ही रहे थे। मैंने उनकी तरफ तिरछी नज़रों से देखा कि साहिल तपाक से बोला, अबे हाँ यार, वैसे भी मैंने उसे देखा था, देखने में ज़्यादा खास नहीं है। परम, हाँ यार, मुझे भी नहीं लगी। छोड़ ना, हमें क्या, हम चलते हैं। उस दिन का साथ हमारा यहीं तक का था।
क्योंकि हम एक दूसरे को बाय कहकर अपने घर पर लौट चुके थे। आ तो मैं अपने घर गया था, लेकिन मेरा ध्यान अब भी उस लड़की की तरफ ही जा रहा था। मैंने उसे देखा तो नहीं था, मगर उसकी आवाज़ ज़रूर सुनी थी। और जैसा कि साहिल और परम ने बताया था, लड़की इतनी सुंदर नहीं है। मैंने अपने दिल को समझाया और किताब लेकर बैठ गया। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है, लड़की से अपना ध्यान हटाने के लिए मैंने खुद से ही कहा था कि शादी तो मैं अपनी मम्मी की पसंद की लड़की से ही करूँगा। और जब शादी मम्मी की पसंद की लड़की से होगी, प्यार भी तो उससे ही होगा। अगले दिन परम की कॉल आई। अरे यार, तुझसे कुछ काम है। मेरे पूछने पर कि क्या है बोल। अरे भाई, मैं ना तेरी भाभी को मूवी दिखाने ले जा रहा हूँ, तो तू ये फाइल भैया के ऑफिस में जाकर दिया। परम का इतना कहना था कि मैं चिढ़ते हुए बोला, मैं क्यों, तू ही जाते हुए दे दे जाना ना। परम ने मुझे समझाया, ओए भैया ने मुझे ऐसे देखा ना तो उन्हें पक्का शक हो जाना है कि मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ। भाई नहीं है तू, चला जाना यार प्लीज़। अब मैं क्या करता, फाइल लेकर चल दिया ऑफिस। मैं ऑफिस पहुंचा तो मेरा ध्यान फिर उस लड़की पर गया, और वो आज भी अपना चेहरा कंप्यूटर स्क्रीन में घुसाकर बैठी हुई काम कर रही थी। मैंने देखा भैया वहां नहीं थे, तभी मुझे कल वाली कही हुई उस लड़की की बात याद आई, और मैं बिना कुछ बोले ही चुपचाप फाइल हाथ में पकड़े वहीं रखी हुई एक चेयर पर बैठ गया। मुझे लगभग 1 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया था वहाँ बैठे हुए, लेकिन ना तो मैंने ही कुछ कहा और ना ही उसने मुझसे पूछना ज़रूरी समझा मैं वहाँ क्यों बैठा हूँ। उसका पूरा ध्यान बस अपने काम पर था। अब मैंने बोर होकर अपने फ़ोन को निकाला और उसमें गेम खेलने लगा। हो गया काम, और आज तो एक गलती भी नहीं हुई। मैंने अपना ध्यान फ़ोन से हटाकर वहाँ की तरफ किया जहाँ से आवाज़ आई थी। मैंने देखा ये बात उसी लड़की ने कही है, और वो मुस्कुराते हुए मेरी ही तरफ देख रही है। मैंने उस दिन पहली बार उसे देखा था। देखने में लगभग 20 या 21 साल की, मेरे ही जैसा रंग, चेहरा एकदम मासूम सा, एक चोटी बनाए हुए, रेड रंग का टॉप, डॉरमैन की फ़ोटो थी जिस पर, और शायद ब्लैक जींस। शायद ब्लैक जींस इसलिए क्योंकि वो अभी भी वहीं बैठी हुई थी जीन्स के कलर को छोड़कर। और सब कुछ बिल्कुल वैसा था जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि वो दिन और उसके साथ मेरी पहली मुलाकात में भुलाए नहीं भूल सकता। मैं उसकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसे स्कैन कर रहा हूँ, इस बात से बेखबर कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, मेरी इमेज उसके सामने कैसी बनेगी। मैं उसे एकटक देखे जा रहा था। मैं उसे देख रहा था और उसकी नज़रें मेरे हाथ में लगी फाइल पर थी। तभी उसकी तरफ से पूछना, सर क्या काम है आपको। उसकी आवाज़ सुन मैं अब एकदम होश में आया। हाँ हाँ, मैं कितना बड़ा गधा था, मतलब कुछ भी। लड़की को पहली बार देखा, ना नाम ना पता ना जान ना पहचान। लड़की ने पूछा कुछ, और मेरे दिल ने उसे उस रिश्ते के लिए एक नहीं बल्कि 2 बार हाँ बोल दी थी। जिस रिश्ते में बनने के लिए इंसान ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक बार तो सोचता ही है। सही में दिल सिलफिरा ही है मेरा। लोगों का दिमाग ख़राब होता है और मेरे दिल के पेंच हिले हुए हैं। मैं तो उसे अपनी समझ पूरे हक से उसे देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा, उससे नज़रें मिलते ही मैं इधर उधर देखने लगा। मेरी चोरी पकड़ी जाने का डर मेरे चेहरे पर उस समय ज़रूर उसे दिखा होगा। मैंने सुना भी है और मैं मानता भी हूँ, लड़कियाँ हम लड़कों के मुकाबले ज़्यादा समझदार होती हैं। वो भी बहुत समझदार थी, इसलिए पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, उसे पहली बार देखते ही मेरे सिरफिरे दिल में बजने वाली धुन, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, उसके दिल तक भी ज़रूर पहुँची होगी। मैंने पूछने पर कि क्या कहा आपने, वो खुश होते हुए बोली, आज का काम पूरा हो गया, वो भी बिना कुछ गलती किए हुए। यह अब तक की कही उसकी वो पहली बात थी जो मैंने पूरे ध्यान से सुनी थी, वरना तो मेरा ध्यान उसकी बातों पर कम उस पर ज़्यादा था। काम ठीक से पूरा करने की उस पल की उसकी खुशी, उसने उस दिन हमारी पहली मुलाकात में मेरे साथ कुछ इस तरह बांटी थी जैसे मैं उसके लिए अनजान नहीं बल्कि वो मुझे बहुत करीब से जानती हो। मुझे चुप देख उसने एक पेपर उठा मेरी तरफ हवा में लहराया, तो मैं कुछ सोच एकदम से बोल पड़ा, वेरी गुड। एक भी मिस्टेक नहीं, और इतनी जल्दी काम भी हो गया। हाँ सच में हो गया, उसका मुस्कुराते हुए कहना, और तभी मेरे चेहरे पर भी एक छोटी सी मुस्कुराहट तैर गई। उसके बाद उसका फिर फाइल की तरफ देखते हुए पूछना, कि आपको कुछ काम है, यह भैया की फाइल है, उन्होंने मंगवाई थी। इतना कहते ही मुझे याद आया कि मैंने अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। नमन भैया, मैं उनके छोटे भाई परम का दोस्त आरव आरव शर्मा। उसे चुप देख मेरा याद दिलाते हुए, परम और साहिल, कल आपसे उन्होंने आपका नाम पूछा था। वो पहले तो एक पल चुप रही, फिर कुछ सोचते हुए बोली, आज यहाँ मेरा दूसरा ही दिन है। कल इन नाम वाले कोई आए तो थे, लेकिन तब मैं काम कर रही थी,
इसलिए मैंने उनसे बात ही नहीं की। उसके चेहरे पर से मुस्कुराहट अब गायब हो चुकी थी। नहीं की तो कोई बात नहीं, वो नाराज़ नहीं होंगे आपसे। नमन सर यहाँ नहीं है, आप ये फ़ाइल मुझे दे दीजिए। जब सर आएंगे मैं फ़ाइल सर को दे दूँगी। यह उस दिन की उसकी कही आखिरी बात थी जो उसने मुझसे कही थी। अब मेरे पास वहाँ रुकने की कोई वजह नहीं थी, इतना तो मैं समझ चुका था। शायद मेरे दोनों दोस्तों को इग्नोर करने वाली बात याद कर वो डर गई थी। जिसके सामने से पूछने पर उसने अपना नाम नहीं बताया। वो उसके सर का भाई है, यह जानने के बाद उसके चेहरे के भाव बदल गए थे। बस इसलिए खुद से यह अंदाज़ा लगाया था मैंने। फाइल कनक को दे दी थी और उसे बाय कहकर घर की तरफ निकल पड़ा था। वो मेरे सामने नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं उसी के बारे में सोच रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था वहाँ बहुत सुंदर सुंदर लड़कियाँ थी। कुछ तो मुझसे दोस्ती भी करना चाहती थी, पर मैंने ही कभी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और हमेशा उनसे दूर भागता रहा। मेरे दोस्त जब अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग, मूवीज़, डेट पर जाया करते थे, उस समय मैं अकेले में बैठ सोचा करता था वो कौन होगी जिसका साथ मुझे नसीब होगा, कैसी होगी, कब मिलेगी। जैसे मैं उससे मिलने का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्या उसे भी मेरा इंतज़ार होगा। सपनों की दुनिया में जीते हुए मेरे दिल में बसने वाली की मेरे सिरफिरे दिल ने बड़ी ही खूबसूरत सी तस्वीर बना रखी थी। लेकिन कनक, जो एक सिंपल सी लड़की, जो बहुत ज़्यादा सुंदर भी नहीं थी, मैं उस लड़की के बारे में क्यों सोच रहा था? इस सवाल का जवाब तो मेरा दिल ही दे सकता था। एक दो दिन ऐसे ही चलता रहा। जब जब वो मुझे याद आती मैं उसे किसी न किसी बहाने से भूलने की कोशिश करता, जिसमें मेरी मदद मेरी किताबें करती। मैं अब अपनी पढ़ाई में बिजी हो गया था। तभी शाम को 6 बजे मेरे पास नमन भैया की कॉल आई। मुझे याद है भैया ने मुझे कॉल करके कहा था, आरव तुम ऑफिस जाकर थोड़ी देर बैठोगे? मैं कहीं बाहर आया हुआ हूँ, परम भी यहाँ नहीं है, वो भी कहीं गया है। मेरे कहने पर कि जानता हूँ भैया, परम साहिल के साथ गया है, उसकी बहन की बुक्स लेने। उन दोनों को भी आने में समय लगेगा, इसलिए मैं चला जाता हूँ ऑफिस। आप काम बताइए। ऑफिस में कनक अकेली है और मेरा एक दोस्त आने वाला है। वो थोड़ा, तुम समझ रहे हो ना? भैया की घुटती आवाज़ से मैं समझ गया था उनका दोस्त कैसा होगा। मैं अभी निकल रहा हूँ, आप टेंशन मत लो। मेरी बात सुन भैया ने मुझे थैंक यू आरव के साथ आगे कहा, तुम 7 बजे ऑफिस बंद करके कनक को उसके घर छोड़ आना। आज वो लेट हो गई है मेरी वजह से। जी भैया। मेरी बात सुन उन्होंने मुझे फिर मदद के लिए शुक्रिया कहकर अपनी तरफ से फ़ोन रख दिया था। और मैं तो अब अपना फ़ोन अपने हाथों में लेकर मुस्कुराए जा रहा था। सच बताऊं तो उस समय मेरे मन में चल रहा था कि मैं ही भैया को उल्टा थैंक यू बोल दूं, क्योंकि मेरे मन में इस समय लड्डू जो फूट रहे थे, कितने बड़े लड्डू, आप अंदाज़ा लगाओ। टीवी में डेयरी मिल्क की लड्डू का ऐड आता है ना, सेम वैसे ही। बेटा मन में लड्डू फूटा। अब मैं अपनी खुशी कंट्रोल करते हुए ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ। वैसे तो मैं जब भी भैया की ऑफिस जाता था टी शर्ट और लोअर में ही भाग जाया करता था, मगर उस दिन वो दिन खास था। मतलब उस दिन की तो बात ही कुछ और थी। बात हंसी वाली है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा। उस दिन मैं ऐसे तैयार हो रहा था जैसे फर्स्ट डेट पर जा रहा हूँ। मैं गाना गुनगुना रहा था, मेरे चेहरे पर अलग ही नूर था। वो तो शुक्र था कनक को उसके घर छोड़कर आने का काम मिला था। कहीं अपने साथ अपने घर लाने की बात होती तो मेरा तो उसी दिन खुशी से हार्ट फेल हो जाना था। मगर इतनी जल्दी कहाँ मेरी खुशी पर ब्रेक लगी, क्योंकि तभी मुझे याद आया कि मैं कनक को घर कैसे छोड़ूंगा। मेरे पास तो बाइक भी नहीं है। यह वो दिन था जब मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। भैया और मम्मी हमेशा मुझसे बाइक लेने को बोलते थे, मगर मैं कहाँ किसी की सुनता हूँ। हर बार मना कर देता कि मैं तो सीधा जॉब लगने के बाद कार लूँगा। मगर कार तो दूर, सच्चाई यह थी मेरे पास एक बाइक भी नहीं थी जिस पर मैं कनक को घर तक छोड़ कर आ सकता। मैं सोच रहा था कि क्या करूं, तब मुझे मेरे एक दोस्त की याद आई और बस मैंने उससे तुरंत बाइक की चाबी ली और निकल लिया अपनी फर्स्ट डेट पर, मतलब कि ऑफिस। मैं ऑफिस पहुंचा तो मैंने देखा कनक आज भी हमेशा की तरह अपना चेहरा कंप्यूटर स्क्रीन में घुसा कर बैठी थी। मैंने जाते ही भैया के दोस्त को हेलो कहा और उन्हें ऑफिस बंद करने की बात कही और यह भी बता दिया कि नमन भैया उन्हें कल सुबह मिलेंगे। कल? चलो कोई नहीं, मैं कल मिल लूँगा नमन से। भैया के दोस्त ये कहकर वहाँ से चले गए। उनके वहाँ से जाते ही कनक एकदम खुश होते हुए, सर वो गए? मैंने अब की बार कनक की तरफ देखा। क्या क्या बोला तुमने? मैंने पूछा कि वो गए ना सर के दोस्त? बहुत अजीब है ना वो, उसका फुसफुसाते हुए कहना।
मैं मन ही मन उसके बोलने का तरीका देख मुस्कुरा उठा। कितनी प्यारी लग रही थी वो उस समय। वो गए, लेकिन मैं उनकी नहीं ये पूछ रहा हूँ कि तुमने मुझे क्या कहा। कनक अब की बार धीरे से बोली, मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं बोला। उसने मुझे सर बोला था, लेकिन झूठी साफ मुकर गई। इसलिए मैं खुद आगे आकर बोला, आओ, तुम मुझे मेरे नाम से पुकार सकती हो जैसे मैं बोलता हूँ, मगर आप तो सर के भाई के दोस्त। मैं आपका नाम बोलते बोलते उसका चुप होना, मैंने सोचा इससे पहले उसके मुंह से मेरे लिए आरव की जगह भैया निकले, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। मैंने उससे कहा, ओके सर, बेस्ट है। तो चलो, भैया ने बोला है ऑफिस लॉक करके तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। तुम्हें लेट हो गया है ना? नहीं, मैं अपने आप चली जाऊँगी। आप बस ऑफिस लॉक कर दो, उसका मेरी तरफ देखकर धीरे से कहना। मैं भी साफ लफ्ज़ों में बोला, भैया ने बोला है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ कर आऊँ। वैसे भी अंधेरा हो गया है और तुम मेरे साथ चल रही हो। मतलब चल रही हो, बात बन गई थी, मतलब कि मान सकते हो। यहाँ से शुरू होने वाली थी मेरी ज़िंदगी की पहली डेट। मेरे मन में एक बार फिर से लड्डू फूटने लगे थे। चलो, मैं बाइक लाया हूँ। बाइक सुन। उसने पहले तो मेरी तरफ देखा, फिर चुपचाप मेरे साथ बाइक पर बैठ गई, बिना कुछ ना नुकुर किए। यह सब मेरी ऊंची आवाज़ का कमाल था, वरना मुझे नहीं लगता जिस तरह वो मुझे नाराज़गी से देख रही थी वो मेरे साथ बाइक पर बैठती। खैर, जो भी था बहुत कमाल का था। जैसा मैंने बताया, मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे, मगर उसके मेरे साथ बाइक पर बैठते ही मेरे दिल ने ज़ोरों से धड़कना शुरू कर दिया। मैंने बाइक स्टार्ट करी ही थी कि उसके हाथ मुझे मेरे कंधे पर महसूस हुए। लगा बेहोश हो जाऊंगा। मैंने जल्दी ही बाइक की स्पीड कम की। अब उसने अपने हाथ मेरे कंधे से हटा बाइक के पीछे लगे हैंडल पर रख लिए, या कहें उसने हैंडल पकड़ लिया था। उसका कहना कि सर बस बस, मुझे यहीं उतरना है। मैंने भी बाइक स्टैंड पर रोक दी थी, पूछते हुए कि यहाँ घर है तुम्हारा? हाँ, बस पास में ही है, उस गली में। अब आप जाओ। अब मेरे पास वापस आने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मुझे याद है उस दिन पहली बार दिसंबर के महीने पर मुझे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि दिसंबर में अंधेरा जल्दी जो हो जाता है। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। मैं चाहता था कि उससे उसका फ़ोन नंबर मांग लूँ, मगर क्या कहकर मांगता और कहीं कुछ गलत ना समझ ले। इसलिए मैं बाइक अपने दोस्त के घर छोड़ अपने घर आ गया। अब मेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था। मैं कब उसके और उसके भोले से चेहरे के बारे में सोचते सोचते सो गया, मालूम नहीं। आप यह समझ लो कि मुझे अपने आप पर ही उन दिनों गुस्सा आने लगा था। मैं जब मूवी में देखता था कि हीरो या हीरोइन को जब प्यार होता है तो उन्हें वो हर जगह दिखाई देने लगते हैं। पहले मुझे इन सब बातों पर हंसी आ जाती थी, लेकिन यह सब उन दिनों मेरे साथ सच में हो रहा था। मुझे हर जगह कनक दिखाई देती थी, सोते जागते, यहाँ तक कि आईने में भी। मेरी जगह मुझे उसका चेहरा दिखाई देने लगा था। समझ नहीं पा रहा था अपनी परेशानी किसे बताऊं, और बताऊं तो बताऊं क्या, क्या कहता। मेरा सरफिरा दिल एक ऐसी लड़की के चक्कर में मुझे ही भूलता जा रहा है। उन्हीं दिनों मेरे दिल्ली पुलिस के फिजिकल टेस्ट की डेट भी पास आती जा रही थी। एक तरफ कनक थी, दूसरी तरफ मेरा बरसों से देखा सपना। अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने खुद से ही प्रॉमिस किया कि अगर मैं फिजिकल और रिटर्न में पास हो गया तब मैं एक बार कनक से इस बारे में बात ज़रूर करूँगा। खुद से किए वादे के मुताबिक अब होनी थी मेरी अग्नि परीक्षा। फर्क इतना था कि मेरे पास मेरी सीता मतलब कनक नहीं थी। अब मैं मन लगाकर अपने फिजिकल और रिटर्न टेस्ट की तैयारी में लग गया था। हाँ, मगर कभी कभी कोई बहाना बनाकर भैया के ऑफिस का चक्कर लगाना मैं नहीं भूलता था। अपने दिल की बात नहीं कह सकता था, मगर उसकी बातें तो सुन ही सकता था ना। बस इसलिए अब मैं जब कभी भी ऑफिस जाता, अगर कनक फ्री होती तो ज़रूर मुझसे बात करती, अपने भाई और अपनी मम्मी पापा के बारे में बताती। एक बार तो उसने मुझे यहाँ से जॉब छोड़ने की भी बात बताई थी। मैंने जब उससे इसका कारण पूछा तो उसने जवाब में कहा था, सर मैं ना अब अपनी फ्रेंड के साथ उसी के यहाँ जॉब करूँगी। हम दोनों फिर साथ साथ रहेंगे तो मुझे अकेले आना और जाना नहीं पड़ेगा ना। उसकी कही ये बात सुन उस दिन मेरे दिल में यही बात आई थी। सालों के इंतज़ार के बाद अब मिली हो और अब भी जाने की बात। प्लीज़ मत जाओ। उस दिन मैं उदास सा अपने घर लौटा। कनक चली जाएगी तो मैं उससे कैसे मिल पाऊंगा? मेरे दिमाग में उस दिन एक यही बात घूम रही थी। फिजिकल की डेट 2 दिन बाद की थी। मैं टेस्ट से पहले एक बार उसे देखना चाहता था। 2 दिन नाराज था तो शायद इसलिए मैं उससे मिलने नहीं गया था, लेकिन बदला देखो। नाराज़गी का बदला उसने कुछ ऐसे लिया। आखिरी बार मिली भी नहीं और चली गई। एक बार उसने मेरे बारे में नहीं सोचा। उसके ऐसे चले जाने पर मुझे कितना दुख होगा। दोस्त नहीं थे सही है, लेकिन पूरी तरह से अजनबी भी तो नहीं रहे थे अब हम।
अब कुछ नहीं हो सकता था, ज़रूरी नहीं मेरे दिल में उसके लिए जो एहसास थे, वही एहसास उसके दिल में भी मेरे लिए रहे हों। वो जा चुकी थी लेकिन मैं उसे याद करना नहीं भूलता था। तुम याद आ रही हो, क्यों नहीं जानता और ना ही अब जानना चाहता हूँ। जानने का हक भी तो तुम अपने साथ ले गई ना। कनक से मैं ऐसे ही बातें करता जब वो कभी मेरे दिल पर हावी होने लगती। अब तक मेरे घर और मेरे दोस्तों को भी मुझ में आए बदलाव नजर आने लगे थे। अब मैं पहले की तरह नहीं रहता था। अब मेरा मूड हर 2 मिनट में चेंज होने लगता था। सबको लग रहा था कि एग्ज़ाम को लेकर टेंशन की वजह से है। मेरा फिजिकल ठीक हुआ, अब सिर्फ रिटर्न होना बाकी था। कनक को गए लगभग 2 महीने बीत गए थे, लेकिन उसे भूलना इतना आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था। लेकिन एक वक्त के बाद मैं खुद को पहले की तरह थोड़ा नॉर्मल दिखाने की कोशिश करने लगा। मैं नहीं चाहता था किसी को भी मेरी उदासी के पीछे की वजह पता चले। अब तक सब ठीक चल रहा था, रिटर्न टेस्ट की भी डेट आ गई थी। अपने दोस्तों की तरह मेरा भी पूरा ध्यान उसी पर था कि तभी एक शाम करीब 5 बजे के आसपास मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया है, यह तो मुझे उसी वक्त पता चल गया था जब मोबाइल पर नोटिफिकेशन आई थी। लेकिन जैसा कि स्टडी करते, खाना खाते और मैच देखते टाइम मुझे मोबाइल चलाना पसंद नहीं, मैंने मैसेज देखना तो दूर मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाया और टीवी पर मैच देखने में लग गया। सभी काम से फ्री होकर रात को करीब 10 बजे जब मैंने अपना व्हाट्सएप देखा, मुझे एक पल को मेरी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। हाँ, ये मैसेज कनक का था, मेरी कनक का। उसका भेजा पहला मैसेज जो उसने मुझे किया था अपनी जॉब के बारे में बताने के लिए। मैंने उस मैसेज का स्क्रीनशॉट आज तक भी संभाल कर रखा हुआ है। पुराना फ़ोन जब तक पास रहा उसके भेजे सारे मैसेज उसमें सुरक्षित थे। लेकिन जब उसमें कुछ खराबी आई, ना चाहते हुए भी मुझे मोबाइल बदलना पड़ा। अपने भेजे पहले मैसेज में कनक ने अपना नाम तो नहीं लिखा था, लेकिन मैसेज के शुरुआत से आखिरी की लाइन तक पूरे 3 बार उसका मुझे सर कहना। मैं कैसे ना पहचानता उसे। सर, अब वाली जॉब पहले वाली से भी बहुत अच्छी है, आपको पता है सर। यहाँ मैं अकेली नहीं हूँ, यहाँ पूरे 20 लोगों का स्टाफ है। वैसे यहाँ सबके पास अपना अपना पर्सनल कंप्यूटर है काम करने के लिए। लेकिन अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता, कोई भी किसी दूसरे से पूछ सकता है। मतलब कि सभी मिलजुल कर काम करते हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। सर, आपको याद है आपने एक बार मेरे लिए विश की थी, मुझे मेरी पसंद की जॉब मिल जाए। मुझे मिल गई, इसलिए आपको बड़े वाला थैंक यू। कनक का भेजा है मैसेज भले ही उस तरीके का मैसेज नहीं था जैसे कि उसके जाने के बाद से मैं अपने सपने में देखा करता था। कनक का अचानक से एक दिन मैसेज आएगा और वो मुझे बताएगी वो भी मुझे प्यार करती है जैसे मैं उसे करता हूँ। उसे भी मुझसे दूर जाकर मेरी कमी उतनी ही महसूस हो रही है जैसी मुझे उसकी होती है। उसकी भी मेरी याद में कई रातें बिना सोए गुजरी हैं जैसे मेरी गुजरी, उसकी याद में सोचते हुए। मगर जैसा भी था, जिस भी वजह से उसने मुझे मैसेज किया था, मेरे लिए खुशी की बात यह थी मुझे कनक दोबारा मिल गई। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैं कनक को दोबारा पाकर कितना खुश हुआ था। बहुत देर तक मैं उसके मैसेज को देख खुश होता रहा, लेकिन जब याद आया मैसेज का रिप्लाई भी करना होता है। क्या रिप्लाई करूं, क्या लिखूं ऐसा जिसे कनक सीन ही ना करे बल्कि मैसेज का रिप्लाई भी करे। सोचने सोचने में 1 डेढ़ घंटा निकल गया। मैंने मैसेज लिखा तो था, जिस तरह के ऑफिस में जॉब चाहिए थी वैसी जॉब मिल गई। यह तो बहुत खुशी वाली बात है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपने ये बात बताने में बहुत जल्दी कर दी है। पिछले करीब 1 घंटे से ज़्यादा का समय लेकर मैंने कुछ इस तरह का मैसेज लिखा था, लेकिन फिर 1 से 2 सेकंड में ही उसे काट भी दिया, यह सोचकर कि नहीं नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कहीं मेरा मैसेज पढ़ उसे बुरा लग गया तो। पहले ही मैसेज पर ब्लॉक। मैंने अब फिर से मैसेज लिखना स्टार्ट किया। उस वक्त ब्लॉक होने के डर से मेरे हाथ मैसेज टाइप करते समय कांप रहे थे। लिखा था, गुड, ये तो बहुत खुशी वाली बात है। मैंने अब ये मैसेज सेंड तो कर दिया था और उसके रिप्लाई का वेट भी करने लगा था। मगर सच बताऊं, उस दिन मुझे जितना डर यह सोच सोच कर लग रहा था वो मुझे मेरे मैसेज का रिप्लाई करेगी नहीं करेगी तो मैं क्या करूँगा, और अगर करेगी तो वो क्या लिखेगी मैसेज में। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ उतना डर तो मुझे अपने 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट देखते टाइम भी नहीं लगा होगा जितना कि उसके रिप्लाई से लग रहा था। मैं रात 12-1 बजे तक उसके रिप्लाई का वेट करता रहा, मगर उसका रिप्लाई तो तब आता जब वो मैसेज देखती। हाँ, वो उस रात ऑनलाइन ही नहीं आई। मैं दुआ करते हुए कि काश उसका रिप्लाई आ जाए।
मैं अपना उदास चेहरा तकिए से छुपाकर सो गया। सुबह मेरी आंख खुली तो देखा 6 बज रहे हैं। मैंने एक बार फिर व्हाट्सएप देखा, लेकिन मेरी फूटी किस्मत, उसने अब भी मैसेज नहीं देखा था। अब मेरा दिल नहीं माना तो मैंने उसे एक गुड मॉर्निंग मैसेज सेंड कर दिया और लग गया अपने रोज़ के काम में। वैसे तो मैं अपने नेट के मामले में बहुत कंजूस हूँ, चाहे वो पूरा चला जाए लेकिन कभी उसे ऑन नहीं छोड़ता। लेकिन आज सब मंजूर था। आज मेरे फ़ोन का नेट ऑन था। मेरे फ़ोन की जैसे ही लाइट जलती मेरा हाथ सारे काम छोड़ चल देता फ़ोन की तरफ। मैंने उस दिन से पहले कभी भी पढ़ाई के टाइम फ़ोन ऑन करके अपने पास नहीं रखा था, मगर उस दिन वो रूल भी टूट गया। उस दिन वो हर काम हो रहा था जो मैंने पहले नहीं किया था। साहिल और परम जब मुझसे मिलने आए और उन्होंने मुझे बार बार फ़ोन को देखते देखा तो पूछने लगे, क्यों भाई, किसका इंतज़ार हो रहा है? मैंने कुछ बोलने से पहले ही परम का कहना, अरे यार मुझे तो लग रहा है ये ज़रूर हमसे कुछ छुपा रहा है। रोज़ वाला चैप्टर वो दोनों फिर लेकर बैठ गए थे। दोनों दोस्त थे, बिना बताए ही दिल के सारे जज्बात पता थे उन्हें मेरे। लेकिन रोज़ की तरह मेरी सफाई आज भी चालू थी। उनका यह चैप्टर रोज़ की तरह बहुत देर तक चलने वाला था, इसलिए मैं अब चुपचाप अपना फ़ोन देखने लगा। साहिल का गुस्सा हो जाना कि अबे साले कुछ बोलेगा भी या नहीं, पहले तो कभी नहीं देखा तुझे स्टडी टाइम में फ़ोन यूज़ करते हुए, और कह रहा है कुछ नहीं हुआ। बता क्या छुपा रहा है तू हमसे? दोनों नाराज़ हो रहे थे, मगर मैं क्या करता, क्या बताता उन्हें। फ़ोन से नज़रें उठा उन दोनों की तरफ देखा ही था कि मेरा फ़ोन बज उठा। मैंने दोबारा अपना फ़ोन अनलॉक किया तो देखा इस बार कनक का ही रिप्लाई था। मैंने अब बिना देर किए मैसेज देखा। उसने मुझे 2 मैसेज किए थे। पहला था मेरे कल वाले मैसेज के रिप्लाई में कि हाँ, इसलिए ही तो सोचा कि सर जी आपको बता दूं। मगर आपने मुझे पहचाना कैसे? मैंने तो अपना नाम भी नहीं लिखा था। और दूसरा मेरे गुड मॉर्निंग के मैसेज के रिप्लाई में उसने एक स्माइली इमोजी सेंड की हुई थी। मैंने भी उसे तुरंत रिप्लाई किया, अरे पहचानता कैसे नहीं, एक तुम ही हो जो मुझे सर कहती हो, वरना सभी आरव या फिर आरू। वैसे तुमने बताया नहीं तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? वैसे कहीं से भी मिला हो अच्छा ही हुआ, इस बहाने मुझे पता तो चला। भगवान से कुछ मांगो, देर से ही सही मिलता ज़रूर है। मेरे चेहरे पर अब भी गुड डे बिस्कुट वाली स्माइल थी। मैसेज आने और कहने की खुशी चेहरे पर लिए मैंने अपना सर उठाया तो देखा वो दोनों मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने मुस्कुराकर कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। अब कुछ बताएगा या नहीं? पहले तो तूने कभी हमसे कोई बात नहीं छुपाई, आज क्या? वो आगे भी पता नहीं क्या क्या बोलते रहे, मुझे कुछ याद नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने ही मन में सोच रहा था कि इन्हें ज़ोर से चिल्ला बता दूं उनके भाई को इश्क हो गया है। मगर जैसा कि यह दिल की बात थी इसलिए मैंने दिल में ही छुपा ली। मैंने अब अपने आप को थोड़ा नॉर्मल किया और अपना फ़ोन साइड में रखते हुए साहिल और परम से कहने लगा, अरे यार जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होता तो मैं भला तुमसे क्यों छुपाता? सबसे पहले तुम्हें ही बताता। बस एक छोटी सी बात मैंने तुमसे छुपाई है, जिसे बताने के लिए तुम दोनों मुझे कुछ टाइम दो। सही टाइम आने पर मैं खुद तुम दोनों को वो बात बता दूंगा। कहने पर भी कि बता दूंगा, सही समय आने दो। दोनों ही गधे अब भी मुझे घूरे जा रहे थे। मुझसे अब ज़्यादा देर उनकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं हुई तो मैंने उनसे कहा, अच्छा यार तुम मुझे घूरना बंद करो, चलो बताता हूँ सब। लेकिन यहाँ नहीं, मुंह लटकाए बैठे जैसे दोनों को मैंने बहुत मारा हो। बताने के नाम से तपाक से बोले, फिर कहाँ बताएगा, चल वहीं चलते हैं, हम जानते थे तो हमारा यार है, तुमसे कोई भी बात ज़्यादा देर तक छुपा कर रख ही नहीं सकता। उस दिन उन्हें देख मुझे पहली बार पता चला था नखरे लड़कियों के नहीं लड़कियों के ज़्यादा होते हैं। एक ये दोनों हैं जो हर बार अपनी बात मनवाने के लिए कभी इमोशनल अत्याचार तो कभी ऐसे कारनामे करते हैं, और एक तरफ है मेरी कनक, जिसे मैंने कभी नखरे करते नहीं देखा। मन में सोचते हुए मैंने कहा, यहाँ से तो निकलो, बाहर चलकर सोचते हैं कहाँ चलेंगे। भाई साहब गली से बाहर निकले नहीं कि एकदम बोले, अच्छा चल बता जल्दी क्या बात है जो तू घर पर नहीं बता सकता था। पर हमने मेरी तरफ देख कर कहा। मैं उसे गाली देता हुआ बोला, इतनी क्यों, थोड़ी और ज़ोर से बोल, मम्मी तक अभी आवाज़ गई नहीं होगी। मुझे गुस्से में देख रेस्टोरेंट पहुंचने तक दोनों शांत रहे। अब बता, साहिल बोला, पहले कुछ ऑर्डर करें? इतनी बड़ी बात भी नहीं है जो तुम दोनों सुनने के लिए मरे जा रहे हो। मैंने कहा कि साहिल जल्दी से बोला, अरे भाई तू बस बता तू क्या खाएगा? आज सब मेरी तरफ से। साहिल, जिसका काम सिर्फ खाना और बिल के नाम पर हाथ खड़े करना होता था, वो सामने से कुछ ट्रीट दे रहा था। मतलब सच में पहले तो मुझे भरोसा ही नहीं हुआ। लेकिन परम का मुझसे कहना कि तू पैसों की छोड़, बस बता क्या खाएगा, अब मुझसे हंसी कंट्रोल नहीं हुई और मैं हंसते हंसते कहने लगा, पैसे साहिल के होंगे तो जहर भी खा लूँगा।
वैसे तुम्हें जो खाना है मंगा लो। मैंने उस दिन उन दोनों को कनक से पहली बार मिलने से लेकर उसके करे लास्ट मैसेज तक के बारे में सब बता दिया था। लेकिन मैंने अब भी उन्हें कुछ बातें छुपाने में ही अपनी और कनक की भलाई समझी थी। मैंने उन्हें नहीं बताया कि वो लड़की कनक है जो नमन भैया के यहाँ काम करती थी। मैंने उन्हें अब तक की सारी बातें तो बताई थी, मगर थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर, ताकि गलती से भी उनका ध्यान कनक पर ना जाए। सच कहूँ तो मैं उनसे कनक वाली बात छुपाना तो नहीं चाहता था, मगर अभी उन्हें ये बताना मुझे ठीक भी नहीं लग रहा था। मेरी बात सुनते ही दोनों खुशी के मारे पागल हो गए। मैंने कहा, यार इतना खुश तो मैं भी नहीं हुआ था जब उसके पहली बार मेरे फ़ोन पर मैसेज आया था, जितना तुम हो रहे हो। और वैसे भी क्या पता उसकी लाइफ में कोई और हो। दोनों ने पूरे यकीन के साथ कहा था, ऐसा हो ही नहीं सकता। तूने ही तो अभी बताया वो लड़की दूसरी लड़कियों से कुछ हद तक अलग है। बहुत ही सीधी और सरल स्वभाव की है। मुझसे ज़्यादा उन्हें इस बात पर भरोसा था। कनक ने इतने दिन बाद मुझे मैसेज किया है, ये ऐसे ही थोड़े ही है। ज़रूर उसे भी मैं पसंद होऊंगा। दिल तो मेरा भी यही कहता था, मगर दिमाग वो अभी इस बात को मानने नहीं देता था। अब मेरे पास उन्हें कहने को कुछ भी नहीं था, मगर मैं बहुत खुश था। खुश सिर्फ इसलिए नहीं कनक मुझे दोबारा मिल गई थी, बल्कि मैं खुश था अपने दोनों दोस्तों की खुशी को देखकर। किसी ने सच ही कहा है, दोस्तों से ज़्यादा हमें कोई और समझ ही नहीं सकता। बात अच्छी हो बुरी हो जैसी भी हो, हर हाल में साथ रहते हैं। हर रास्ते पर हमारे साथ चलने को तैयार हो जाते हैं, बिना ये सोचे कि हम जिस रास्ते पर निकल रहे हैं उसकी कोई मंजिल है भी या नहीं। मैं अपने दिल में अभी दोनों की तारीफ कर ही रहा था कि आ गए दोनों अपनी औकात पर। चल भाई, बिल के पैसे दे जल्दी, फिर घर चलेंगे। साहिल ने जैसे ही कहा कि मैंने उसकी तरफ देखा, मगर मैं क्यों? बात तो तेरी हुई थी बिल देने की, और वैसे भी तुम दोनों लाए हो मुझे यहाँ। मैं पैसे वैसे नहीं देने वाला, आज तो तुम दोनों ही दोगे। जल्दी पे करो और चलो। परम ने भी मेरी हाँ में हाँ मिलाई कि साहिल देगा बिल। रो धोकर साहिल भाई साहब ने इस शर्त के साथ जेब से पैसे निकाले कि नेक्स्ट टाइम मेरी बारी होगी। मैंने कह दिया था, ठीक है अब तो दे दे, अगली बार लुटने के लिए मैं तैयार हूँ। भाई भराया बिल। आज का पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था, रात होने चली थी। मैंने उन्हें कहा, चलो अब घर चलते हैं। परम कहने लगा, हाँ भाई चल रहे हैं, पहले चल ऑफिस चलते हैं। नमन भैया उस दिन दिल्ली से बाहर गए थे, इसलिए ऑफिस लॉक करने की जिम्मेदारी परम को देकर गए थे। अब हम तीनों ऑफिस की तरफ चल दिए। ऑफिस पहुंचने ही वाले थे कि परम ने मुझसे कहा, तो ऑफिस पर पहुंच, मैं और साहिल भैया का दिया एक और काम पूरा करके आते हैं। कैसा काम? मैं भी साथ चलूं? पूछने पर दोनों ने साफ मना कर दिया कि नहीं, तू पहुंच ऑफिस, हम भी बस अभी आ ही रहे हैं। मैंने मुड़ते हुए देख लिया था साहिल किसी को कॉल कर रहा है, लेकिन मैं बात सुन पाता वो किससे और क्या बात कर रहा है। दोनों तेज कदमों से आगे बढ़ गए। अब मैं भी ऑफिस पहुंचा और वहां काम करने वाली लड़की को घर जाने को कह डूब गया पुरानी यादों में। मुझे अपनी और कनक की पहली मुलाकात याद आ गई थी। मैं मुस्कुरा रहा था कि मेरा ध्यान अब अपने फ़ोन पर गया। अब तक तो कनक का रिप्लाई ज़रूर आया होगा। मैंने फ़ोन जैसे ही अनलॉक किया, मैसेज देख पाता पहले डोरबेल बजने की आवाज़ कानों में पड़ी। अब कौन होगा? अब तो बोर्ड की लाइट भी ऑफ कर दी है। सोचते हुए मैं खड़ा हुआ कि मेरा फ़ोन भी बज उठा। एक साथ डोरबेल और फ़ोन की बजती रिंग देख फ़ोन को कान पर लगा दूसरी तरफ वाले की बात सुनते हुए मैंने गेट बाहर की तरफ धकेला। मेरी सांस और आवाज़ दोनों ही गले में अटक गई। जी नहीं, आपका अंदाज़ा गलत था। गेट के दूसरी तरफ कनक नहीं थी। कनक होती तो बात ही क्या थी। मैं तो दूसरी तरफ से फ़ोन पर साहिल की कई बात सुन चौंक गया था। उसका कहना कि बाहर गेट पर खड़े लड़के को पे कर दे और बॉक्स को संभाल कर रखियो, हम आ रहे हैं 10 मिनट में। इस बात को सुनते ही मुझे समझते देर न लगी मामला क्या है, और साहिल ने किसे कॉल मिलाई थी। मैंने अब लड़के की तरफ हाथ बढ़ाया। लड़के ने बॉक्स की जगह पहले बिल दिया। मुझे उस बॉक्स के 2200 रुपये पे करने थे। सच बताऊं तो उस दिन मेरा मन दोनों को गंदी वाली गाली देने को कर रहा था, मगर उससे भी क्या होता, सालों को पार्टी लेनी थी तो ले ली। अब चाहे तरीका कुछ भी हो, मैंने पर्स की एक एक पॉकेट में से निकाल पैसे पूरे कर लड़के को दिए और अंदर लाकर पैकेट हिलाकर अंदाज़ा लगाने लगा कि इसमें ऐसा क्या है जो उन्होंने खोलने से मना किया है। मन न मानने पर मैंने वो बॉक्स खोला तो देखा उसमें बियर की 2 बोतल और बहुत सारा झगड़म बिगड़म खाने का सामान था। मैं सामान को देख ही रहा था कि वो दोनों कमीने मेरे पास आकर खड़े हो दांत दिखाते हुए बोले, अरे वाह, तो हमें पार्टी दे रहा है। अब मैं गुस्से में उन्हें देखते हुए उन पर चिल्लाया, ये क्या मजाक है? ये किससे पूछकर ऑर्डर किया तुमने? और ऑर्डर किया इसका तो कुछ नहीं, मगर बियर? बियर किसने मंगाई? तुम्हें पता है ना मैं नहीं पीता। घर पर पता चला तो तुम्हारी तो पता नहीं, मगर मेरा घर निकाला ज़रूर हो जाना है।
मैं अब भी गुस्से में चिल्ला रहा था और वो दोनों ऐसे दांत दिखा रहे थे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। सीधी सी बात है, बियर कोई नहीं पिएगा। जो खाने का सामान मंगाया है चुपचाप खाओ और चलो घर। रात के 9 बज गए। इतना कहा कि परम बोला, अरे बात तो सुन। कुछ नहीं सुनना मुझे। हद है यार, बियर कौन ऑर्डर करता है? लिमिट होती है किसी चीज़ की। मैं अभी गुस्से में बड़बड़ा ही रहा था कि साहिल, ओ भाई 5 मिनट के लिए रुकेगा? वैसे भी आज के लिए पूरी रात पड़ी है हमारे पास। जितना चिल्लाना है चिल्ला लेना, अभी तो हमारी बात सुन। मैं अब उसे घूरने लगा था कि पूरी रात मतलब? साहिल, साले तू सुनेगा तब कुछ बताएंगे ना। गाली सुनने के बाद अब मैं थोड़ा रिलैक्स हो बोला, अच्छा बताओ, मगर गाली नहीं। परम, काम हमेशा तेरे गाली खाने वाले रहते हैं और कहता है गाली नहीं। इसके बाद मैं क्या कहता, चुप लगा गया। बात तो सही थी उसकी। मैंने अब गुस्सा साइड में रखते हुए पूछा था कि उसने क्यों कहा हमारे पास आज की पूरी रात है, जिस पर परम ने बताया नमन भैया दिल्ली से बाहर गए हुए हैं और उसके बाकी घर वाले गांव गए हैं, जो कि कल शाम तक लौटेंगे। मैं इस बात पर बोला ही था कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। पहली बार तो गांव गए नहीं हैं, वो तो जाते ही रहते हैं। मेरी बात सुनते ही साहिल शुरू हो गया, अब इसमें मेरी गलती नहीं थी। इस बार मैंने कोई गाली खाने वाला काम नहीं किया था, मगर फिर मुझे गाली सुनने को मिली। बात करने के लिए हमारे पास पूरी रात पड़ी है। साहिल की इस बात का मतलब था वो पूरी रात हम साथ बिताने वाले थे। साथ से मतलब एक साथ। उस रात परम अकेला था घर पर। नमन भैया भी दिल्ली से बाहर गए हुए थे। इसलिए परम के कहने पर उस दिन उसके पापा ने मेरे और साहिल के घर कॉल कर बात कर ली थी। उस रात हमारे परम के साथ उसके घर रुकने की। इस बात पर अब पार्टी करनी तो बनती है, और तूने ही तो प्रॉमिस किया था दोपहर को कि नेक्स्ट टाइम की पार्टी मेरी तरफ से। तो बस समझ ले, वो नेक्स्ट पार्टी थोड़ी जल्दी मतलब आज ही है। साहिल ने कहा, और हाँ, बियर के लिए हमें क्या सुना रहा है, ये तेरी तरफ से है। आफ्टर ऑल तुझे प्यार जो हो गया है। परम बात पूरी करता साहिल बोल पड़ा, बिल्कुल सही बात कही भाई, आज तो बियर पीना बनता है। दोनों का जब तक बारी बारी मुझे मनाने का खेल चलता रहा, जब तक कि मैंने ही नहीं कह दिया था कि ठीक है अब पैसे दिए हैं बियर के तो फेंकेंगे थोड़ी ही ना, चलो पीकर देखते हैं आखिर कैसी होती है। बस फिर क्या था, एक बार फिर दोनों दांत दिखाने लगे। मैं उन्हें देखते हुए सोच रहा था, जानता हूँ बेटा, प्यार व्यार तो बस बहाना है। बात तो यह है कि तुम्हें मेरी जेब काटनी थी तो काट ली। मैं सोच रहा था कि भाई हो गया हो, पका लिया हो ख्याली पुलाव, तो असली दुनिया में आ जा। घर चलना है या यहीं रुकना है? परम का पूछना कि मैं बोला, यहाँ सोएंगे ऑफिस में? इधर तो एक ही सोफ़ा है। परम मेरे सामने से हट पीछे रखे कुछ कपड़ों की तरफ इशारा कर बोला, घर नहीं यही ठीक है, वैसे भी कल संडे है, ऑफिस बंद रहेगा। फिर क्या था, बिस्तर वहाँ पहले से थे, शायद नमन भैया कभी सोते हों। बियर का इंतज़ाम सालों की मेहरबानी से हो गया था यार, साथ में थे ही। देर रात तक जश्न मना मेरी उस मोहब्बत का, जिसके बारे में ना मैं ज़्यादा कुछ जानता था ना ही वो मेरे। उस दिन कनक के बारे में बताने के साथ ही मैंने उन्हें ये भी बात बताई थी कि मुझे गाली देना और सुनना पसंद भले ही ना हो, मगर फिर भी उन दोनों को देख मुझे उन्हें कमीने कहने का ही मन करता है। वो इस बात को सुन पहले तो हैरान हुए, लेकिन मेरा कहना कि अब चलो सालो पार्टी करते हैं, तुम्हारा भाई पहली बार बियर पीने वाला है, दोनों मुझे मारते हुए कहने लगे कि तेरे मना करने पर कोशिश तो हम भी करते हैं तुझे गाली ना दें, लेकिन तेरी बातें सुन अपने आप मुंह से गाली निकल आती है। एक तो पहली बार पूरी रात के लिए हम तीनों यार साथ रहने वाले थे, दूसरा मैं पहली बार बियर पीने वाला था। ये दो बातें बहुत थी मेरे उस दिन को ख़ास बनाने के लिए। ओ सालो, मैं पहली बार बियर पी रहा हूँ, अगर मुझे नशा हो जाए ना तो भगवान न सही, अपनी होने वाली भाभी के लिए तो कम से कम मेरी इज्जत पर हाथ मत डालना। अब तो बोतल खुल चुकी थी। उस रात की मुझे बस यही लास्ट लाइन याद है जो मैंने उन दोनों से कही थी। हमें नहीं पता कि हम कब तक जागे थे और कब सोए थे, बस इतना अच्छे से याद है मुझे। सुबह 11 बजे सबसे पहले मेरी ही आंख खुली थी। वो दोनों तब तक भी सो रहे थे। मैंने उन्हें जगाने की कोशिश की थी, मगर दोनों में से कोई भी आंखें खोलने को तैयार नहीं था। मैंने सबसे पहले घर पर मम्मी को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि मुझे आने में 1 बज जाएगा। फिर उन दोनों के पास ही बैठ अपना नेट ऑन कर सीधे व्हाट्सएप खोला। मैंने देखा कनक का एक मैसेज आया हुआ था जिसमें लिखा था, थैंक गॉड कि आपने मुझे ऐसे ही पहचान लिया, क्योंकि नाम तो मैं बताने वाली थी नहीं, और अगर आप नहीं पहचानते तो मैं दोबारा मैसेज भी नहीं करती। इसलिए थैंक यू सर पहचानने के लिए। मैं मैसेज देखकर मुस्कुराया और फिर मैंने एक गुड मॉर्निंग मैसेज सेंड किया। समय ऐसे ही बीतता रहा और हमें ऐसे ही बात करते करते ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए। बात सिर्फ व्हाट्सएप पर ही होती थी। वो मुझे डेली मैसेज नहीं करती थी, मगर मैं उसे रोज़ बिना भूले एक गुड मॉर्निंग मैसेज सेंड करता था।
उसका जब मन करता वो रिप्लाई करती और अगर हम दोनों फ्री होते तब इधर उधर की बातें करते। मैं तो सिर्फ उसकी बातें सुनता ही रहता और वो अपनी बातें करती रहती कि कैसे उसकी फ्रेंड्स उसे परेशान करती हैं और उसे डांटती रहती हैं, और मैं उसकी बातें चुपचाप सुनता रहता। तभी एक दिन सुबह मेरे पास परम का फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो उसने बताया मेरा और उसका नाम आईपीएस की लिस्ट में आ गया है। उसकी कही बात सुनकर एक पल को तो मैं भरोसा ही नहीं कर पाया था। मैंने जब खुद से अपना रिजल्ट चेक किया, लिस्ट में मेरा नाम है या नहीं, जब मुझे मेरा नाम मिल गया, अपना नाम सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में देख मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। शब्दों में बयान करना मुश्किल है मेरे लिए। वो दिन मेरी ज़िंदगी के खास दिनों में से एक क्यों है। बस इतना समझ लो, पापा का सपना कि मुझे आईपीएस बनते देखने का, उनके आशीर्वाद और मेरी मेहनत से उनका वो सपना सच होता दिख रहा था। मैं अभी खुश था अपने लिए कि परम की बात याद आई कि तेरा और मेरा नाम है। मैंने तुरंत लिस्ट दोबारा चेक की। इस बार मेरा दिल अपना रिजल्ट चेक करने के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा था। लगातार 2 बार चेक करने पर मेरी आंखों में आंसू फिर भर आए। इस बार वो आंसू खुशी के नहीं, दुख के थे। मेरे साहिल का नाम उस लिस्ट में कहीं नहीं था। ना उस दिन समझ पाया था, ना आज तक समझ पाया हूँ साहिल का नाम लिस्ट में क्यों नहीं था। साहिल मुझसे और परम से बातों में ही नहीं, पढ़ाई में भी आगे था और आज भी है। फिर वो कैसे ना पास कर सका एग्ज़ाम जिसके लिए उसने दिन रात जागकर कड़ी मेहनत की थी। समझ से बाहर की बात है। कोई कितना ही कहे, साहिल जब पास नहीं हुआ था इसमें उसकी गलती थी। परीक्षा में दिए उसके जवाब गलत थे। लेकिन मैं इन सबको झूठा मान सिर्फ इतना ही कहूँगा, मेरा भाई साहिल कल भी मुझसे हर काम में आगे था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और रही उसके एग्ज़ाम में फ़ेल होने की, इसकी वजह सिर्फ इतनी नहीं थी। एग्ज़ाम में दिए उसके जवाब गलत थे, मानता हूँ जवाब गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा कुछ गलत था वो समय था और उसकी और हमारी किस्मत की। हम तीनों का सपना पूरा तो हुआ, मगर 1 साल के गैप में मैं और परम जितना खुश हुए थे हमारा नाम लिस्ट में देखकर, उससे कहीं ज़्यादा दुख हमें इस बात का था कि साहिल का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। भरोसा करना मुश्किल था हमारे लिए कि हम क्लियर कर गए और साहिल रह गया। हम तीनों ने जब से होश संभाला था हमने साथ मिलकर ही खाकी वर्दी पहनने का सपना देखा था। साथ ही सपने देखे थे हमने कि हम तीनों भाई एक साथ ट्रेनिंग पर जाएंगे, और साहिल तो हमेशा कहता भी था, भाई हम यूनिफॉर्म पहन जब घर से बाहर निकला करेंगे, देखना हमारे पीछे लड़कियों की लंबी लाइन लग जाया करेगी। भाई खूब रोब होगा हमारा, टशन ही अलग होगा। मैं तो अकड़ के चला करूँगा और हम उसकी बातें सुनकर हंसते थे। मगर उस दिन वो सपना टूटता सा दिख रहा था। मेरे और परम के घर जहाँ हमारे नाम आने की बात पता चलते ही घर का माहौल ही बदल गया था। मेहमानों के फ़ोन आने लगे थे, यहाँ तक कि मेरे पास होने पर मेरे घर पूजा की तैयारी होने लगी थी। वहीं मेरा इन सब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। मन ना मानने पर हमेशा की तरह चल दिया था साहिल और परम के पास। मैं पहले परम के यहाँ गया था, जहाँ उससे मिल पता चला उसकी हालत भी मुझसे कुछ ज़्यादा अलग नहीं थी। वो भी साहिल के लिए उदास था, और होता भी कैसे ना, सपने तीनों के ही टूटे थे ना। हम दोनों मुंह लटकाए अब साहिल के यहाँ पहुँचे कि वह हम दोनों को देखते ही बोला, अच्छा हुआ तुम यहीं आ गए, मैं अभी तुम्हारे ही पास आ रहा था। हम उससे कुछ पूछते कि वो हमें बाहर ले आया कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उस दिन पहली बार मैंने और परम ने हमारे साहिल को इतना सीरियस देखा था। वैसे तो वो हमेशा दांत ही दिखाता रहता है। हम दोनों चुपचाप उसके पीछे चल रहे थे। थोड़ी आगे जाकर एक पार्क में साहिल ने हमें रोका और हमारी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। वो अब भी सीरियस ही लग रहा था। मैंने और परम ने एक दूसरे की तरफ देखा। हम दोनों घबरा गए थे उस दिन के उसके बिहेवियर से। अब साहिल ने एक हाथ मेरे और दूसरा हाथ परम के कंधे पर रखा और जोर से चिल्लाते हुए बोला, सालों कमीनों, पास हो गए और पार्टी का नाम तक नहीं। तुम्हारे अंदर शर्म हया नाम की चीज़ भी है या नहीं। एक बार फिर मैंने और परम ने एक दूसरे को देखा। अब हम दोनों की टेंशन थोड़ी दूर हुई थी। हम दोनों ने आंखों में आंसू लिए मुस्कुराते हुए साहिल की तरफ देखा कि वो अब और जोर जोर से पार्क में ही चिल्लाने लगा, दुनिया वालों देखो इन कमीनों को। इन दोनों को ज़रा सी भी दया नहीं आई मेरे पेट में पल रहे छोटे छोटे बच्चों पर। ये उन्हें। मैंने और परम ने उसका मुंह हाथों से बंद किया और एक साथ बोले, अबे क्या बक रहा है, ये बच्चे कहाँ से आ गए बे, कुछ भी बोलने लगता है। उस दिन की बात सोच आज तक भी मेरी हंसी छूट जाती है। एक नंबर का नौटंकीबाज है हमारा साहिल। हमने उसे पार्क में एक कोने में ले जाकर कहा था कि साले और कुछ नहीं तो कम से कम अपने जेंडर का तो ख्याल कर। मगर साहिल तो साहिल है, हमेशा की तरह दांत दिखाते हुए बोला,
अरे तुम्हारी सोच गंदी है, मैं तो अपने पेट में पल रहे चूहों की बात कर रहा था कि तुमने एक बार भी उनके बारे में नहीं सोचा। क्योंकि अगर सोचा होता तो तुम इतनी बड़ी खुशखबरी के बाद मुझे पार्टी देते ना, मुझे खुद से थोड़े ना मांगनी पड़ती। और बस ये कहते ही उसका चिल्लाना फिर से शुरू हो गया। लेकिन इस बार हमने उसे ऐसा करने से रोका नहीं, बल्कि खुद भी उसकी बातों पर हंसने लगे। मुझे अच्छे से याद है उस दिन मेरे मुंह से गलती से निकली एक बात जिसे लेकर आज तक भी दोनों मेरा मजाक बनाने का एक मौका नहीं छोड़ते। अबे शुक्र है कि तू लड़का है, वरना तो आज मेरी और परम की बिना साबुन और बिना पाउडर ही धुलाई हो जानी थी। और पता है, मैं तो उस बियर पार्टी वाले दिन के बारे में भी सोचने लगा था कि कहीं उस दिन तो कुछ इतना कहा था। मेरी बात अभी पूरी सुने बिना ही साहिल शुरू। साले तेरा कभी कुछ नहीं हो सकता। तुझे क्या लगा तुमने उस दिन नशे में मेरे साथ कुछ किया जिससे मैं माँ बन गया? परम का मेरी तरफ इशारा कहना। भाई वैसे इसे गाली खानी नहीं है, मगर बात ये सारी गाली खाने वाली ही करता है। वो दोनों बहुत देर तक मेरी कही बात पर मेरा मजाक बना हंसते रहे। मैं कब तक बर्दाश्त करता, आखिर मैं भी उन्हें हंसता देख मुस्कुरा उठा। हम पार्क से सीधे फैमिली रेस्टोरेंट के लिए निकल गए थे। हमने वहाँ बहुत कुछ खाने के लिए मंगाया था। उस दिन हम तीनों ही बहुत खुश थे। हम तीनों ही के मन में अब एक दूसरे से अलग होने का डर बैठ तो चुका था, लेकिन भरोसा था हम भले अलग अलग शहरों में रहें, दिल जुड़े रहेंगे। हम खाना खा रहे थे कि पता नहीं मुझे अचानक से क्या हुआ और मैं चम्मच रख बोला, तुम दोनों को मैसेज वाली लड़की याद है जिसके बारे में मैंने तुम्हें। मैं बात पूरी करता, हाँ तो बात आगे बढ़ी। दोनों ने ही चम्मच प्लेट में रखते हुए पूछा। मैं बोला, मैंने बहुत बार कोशिश की उसे बताने की, लेकिन वो समझ ही नहीं पाती। हर बात को मजाक में ले जाती है। दिल कहता है वो भी मुझे पसंद करती है, वहीं दिमाग कहता है अगर पसंद करती तो अब तक कह चुकी होती, और कहती भी नहीं तो कम से कम मेरी कही कुछ बातों के जवाब में छोटा सा ही सही हिंट तो दे देती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, दिल की सुनूं या दिमाग की? मदद करो ना मेरी। और यहाँ से आया था मेरी एक तरफा प्रेम कहानी में ट्विस्ट। कम शब्दों में समझाऊं तो घर बसा भी नहीं था मेरा, और डाइवोर्स होने की नौबत पहले आ गई थी, कई बार मना करने के बाद भी। यहाँ तक कि इस बार तो परम भी मेरा साथ दे रहा था कि साहिल का बताया आइडिया उसी की तरह कबाड़ा है। मामला बिगड़ सकता था, मगर साहिल तो ठहरा साहिल। करनी तो उसे अपने मन की ही होती थी, और आज भी उसने वही किया। आखिर लव गुरु जो मानता है खुद को, तो उसका प्लान था उसी की तरह एकदम फिल्मी। वो एक नई सिम कार्ड खरीदेगा और उससे मेरी कनक को मैसेज और कॉल कर इतना परेशान करेगा कि उससे परेशान होकर डरते हुए कनक मुझे साहिल का नया नंबर देगी, ये कहकर कि कोई लड़का उसे बार बार कॉल और मैसेज करके परेशान कर रहा है। और मैं भाई साहब एकदम सुपर हीरो माफिक साहिल का नंबर मिलते ही उसे झूठ मूठ मारूंगा, जिससे वो मेरे ही सामने कनक से अपने किए की माफ़ी मांगकर मुझे कनक के सामने हीरो बना देगा। अब आप यह सोचें कि ये कैसा प्लान बनाया था साहिल ने, तो मैं आपको बता दूं, उसके प्लान पर शक करना मतलब अपने लिए मुसीबत मोल लेना। मैं पहले ये गलती कर चुका था, दोनों कमीनों से छुपाकर कि मैं जिस लड़की की बातें उनके सामने करता हूँ वो और कोई नहीं कनक ही है, जिससे वो नमन भैया के ऑफिस पर मिल भी चुके थे। साथ में थोड़ी बहुत लाइन भी मार चुके हैं, वो बात अलग है। कनक ने दोनों को घास क्या भूसा भी नहीं डाला था। तो हम थे नौटंकीबाज लव गुरु साहिल के आइडिया पर। साहिल सिम कार्ड ले आया था, कॉल भी करी भाई ने मेरे और परम के ही सामने। मगर हुआ यूं, पहले तो शुरू शुरू की 2-3 कॉल रॉन्ग नंबर बताकर कनक की तरफ से काटी गई, जिसके बाद मैंने और परम ने उसे फिर समझाया कि रहने दे, पिट के ही मानेगा क्या। ये क्या बात हुई कि कनक उसका नंबर अकेले आरव मतलब मुझे ही देगी। मगर साहिल नहीं माना, और अंजाम यह हुआ कनक का नंबर 2 दिनों बाद बन जाने लगा। और लगा क्या, वो नंबर अभी आज तक भी बंद ही है, जबकि इस किस्से को गुजरे 2 साल 3 महीने के करीब का समय हो गया। और इस तरह मेरे अपने करीबी कमीने दोस्त साहिल की वजह से मेरी कनक मुझसे बिछड़ गई, जिसे मैंने इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक और ना जाने कितने ही ऐसे सोशल मीडिया साइट्स पर खोजा जहां उसके मिलने की थोड़ी भी उम्मीद थी। मगर वो मुझे कहीं नहीं मिली। नमन भैया से पूछ नहीं सकता था, कनक का कोई दूसरा नंबर या उसके घर का पता था नहीं, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं चाहता था मेरी रोमियो वाली हरकत की वजह से कनक की इमेज पर कोई सवाल उठाए। और इस तरह मुझे कनक के बारे में कहीं से कुछ भी पता नहीं चला। और हुआ यूं, एक दिन मैं साहिल से लड़ पड़ा कि सब तेरी गलती है, कहा था मत कर उसे कॉल, अब मिल गई वो मुझे, कहाँ ढूंढूं मैं अब उसे, सिर्फ नंबर ही था मेरे पास उसका। मुझे आज भी वो दिन इतने अच्छे से याद है जैसे कल ही की बात हो। और ऐसा इसलिए क्योंकि 15-16 सालों के साथ में मैं पहली बार लड़ा था उस दिन साहिल से। और लड़ा भी कहाँ, हाथ तक उठा दिया था मैंने उस पर।
वो तो परम था जो मुझे उससे अलग कर दिया था, वरना हमारे नौटंकी ने तो पूरा मन बना लिया था उस दिन मेरे हाथों शहीद होने का। बेचारा खुद को सच में मेरी लव स्टोरी का विलेन मान बैठा था। रो पड़ा था साहिल उस दिन ये कहकर कि अब समझ आया कि मैं यूपीएससी में क्यों रह गया और तुम दोनों का नाम कैसे आ गया। तुम दोनों सही कहते हो, मैं हूं ही बेवकूफ़, अब मैं क्या बताऊं। ठीक है, मैं नाराज़ था उससे कि वो नहीं माना मेरी बात और कर बैठा वो गलती जो मुझ पर भारी पड़ गई थी। मगर यार, कनक अपनी जगह और मेरा यार अपनी जगह। अपने नौटंकी पर एक क्या, दुनिया की सारी लड़कियां कुर्बान कर देता मैं। फिर कनक तो अकेली थी, दे दी थी मैंने कुर्बानी, इस शर्त पर कि कनक का जिक्र साहिल और परम दोनों में से आगे से कोई नहीं करेगा। और ऐसा हुआ भी। कुछ ही दिनों में परम और साहिल दोनों ही मेरी व्हाट्सएप वाली लड़की को भूल गए, जबकि मैं अपनी तरफ से कभी कनक को भूल ही नहीं पाया था। कुछ ही दिन में मुझे और परम को ट्रेनिंग के लिए निकलना था। यह वो समय था जब हम तीनों दोस्त बिछड़ने वाले थे। हालांकि मेरी और परम की साथ में ट्रेनिंग थी, हम साथ जाने वाले थे अपने घर, अपनी दिल्ली से दूर। मगर इतना दुख हमें अपने घर वालों से बिछड़ने का नहीं था जितना कि साहिल से, क्योंकि हम दोनों ही अच्छे से जानते थे साहिल मेरे उससे झगड़ा करने की वजह से चुप चुप रहने लगा था। मेरा गुस्से में कह देना कि उसके बकवास आइडिया की वजह से कनक को खो दिया मैंने। उसने वो बात इस हिसाब से ले ली थी कि उसके इसी तरह दिमाग चलाने की वजह से हम तीनों का एक साथ खाकी वर्दी पहनने का सपना टूट गया। अगर वो बेकार की बातों को छोड़ दिमाग किताबों में लगाता तो हम साथ जाते ट्रेनिंग पर, जबकि सच कुछ ऐसा था ही नहीं। साहिल हमेशा से हमसे ज़्यादा अच्छा रहा है पढ़ने में, वहीं मैं और परम तो बस उसके देखे सपने का साथ देते हुए यहाँ तक पहुँच गए, वरना बेच रहे होते रोड के किसी कोने पर मोमोज। जाते जाते भी मैंने और परम ने साहिल को खूब समझाने की कोशिश की कि इस बार नहीं तो अगली बार ज़रूर उसका नाम आ जाएगा, मगर साहिल कुछ समझने की हालत में था ही नहीं। सच तो यह था, एक तो हमसे बिछड़ने का डर था ही उसे, उस पर भी वो यह बात भी अब तक दिल पर लगाए बैठा था कि उसकी वजह से कनक मुझसे खो गई, और इसी डर ने उसे हमसे बिछड़ते वक्त ठीक से हमारे गले लग रोने भी नहीं दिया। यह सोचकर कि कहीं वो रोया तो मैं और परम उसको रोते देख यह समझ बैठेंगे कि वो हम दोनों की खुशी में खुश नहीं है। सच में साहिल जैसा नौटंकी आज तक मैंने कोई दूसरा इंसान नहीं देखा। गधा कहीं का हमसे बिछड़ने की खुशी में हमारा मुंह मीठा करवाने के लिए मिठाई लाया था, और फिर आंसू इस बात पर बहाए कि हमने उसकी मिठाई नहीं खाई। खैर, मैं और परम हैदराबाद आ गए थे एक नई शुरुआत करने, जो वाकई नाम के लिए ही नई शुरुआत थी, वरना हम तो पुराने वाले ही नमूने थे। जिसका उदाहरण ये रहा, शरीर हम दोनों का ट्रेनिंग पर और आत्मा हम दोनों की दिल्ली में पड़ी हुई थी, और इतना कम था जैसे तैसे हम दोनों की ट्रेनिंग पूरी हुई, इस खबर के साथ कि हमारी पोस्टिंग दो अलग अलग शहरों में होगी। चलो, यह भी बर्दाश्त कर लिया था मैंने, हम जानते थे यह तो होना ही है। मगर एक दिन शाम को साहिल के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड की फ़ोटो कि देखो कमीनो, सामने से चलकर रिश्ता आया है तुम्हारे भाई के लिए, याद है तुम्हें ये लड़की, कनक नाम है इसका। कनक की फ़ोटो देखते ही जो मेरी हालत हुई यह सोचकर कि काश मैंने पहले ही बता दिया होता कनक ही वो लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ। आज मेरे सामने साहिल उसे मेरी भाभी बनाने के सपने ना देख रहा होता। यहाँ मैं टूट गया था, बस दारू नहीं पी थी मगर देवदास बन बैठा था। कुछ दिनों में वापसी थी और अब मुझे घर नहीं जाना था। वजह साफ थी, साहिल का नाम कनक के साथ जुड़ चुका था और वो बहुत खुश था कनक के उसकी ज़िंदगी में शामिल होने की बात सोचकर ही। मैं अपनी देवदास वाली हालत दिखाकर उसकी खुशियाँ कम नहीं करना चाहता था, मगर इतना आसान कहाँ होता है सोचे हुए को अंजाम देना। होना वही होता है जो हमारी किस्मत में लिखा जा चुका है। किस्मत से बता दूं, मैं बहुत भरोसा करता हूँ किस्मत और तकदीर पर, और ऐसा इसलिए क्योंकि आज मैं जो हूँ, जहाँ हूँ, जैसी मेरी ज़िंदगी चल रही है, सब किस्मत की मेहरबानी से ही तो है। खैर, मैं मुद्दे से भटक रहा हूँ, इस बात को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। अपनी तरफ से मेहनत इंसान हो या जानवर सभी करते हैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से ढालने की, मगर वो मेहनत रंग तब लाती है जब किस्मत भी हमारे साथ हो। तो हम थे दिल्ली ना आने वाली बात पर, तो सच यही है, मैं आना नहीं चाहता था दिल्ली। नहीं देखनी थी मुझे अपनी आंखों के सामने अपनी कनक और साहिल की शादी, क्योंकि एक तरफा ही सही प्यार में था मैं कनक के साथ। मगर जैसा कहा, चाहने से क्या होता है। चाहा तो मैंने यह भी था, जैसे मैं कनक के लिए उसको याद कर रातों को जागा, वो भी मेरे लिए रातों को जागती, मुझे सपनों में देख सोते सोते मुस्कुरा उठती।
मेरे नाम पर शर्माती, जैसे मैं खुद को उसके नाम कर चुका। मन ही मन वो भी मेरी हो जाती। बहुत कुछ चाहा था मैंने ऐसे ही, मगर परम और साहिल ने मुझे सच से रूबरू करा दिया था। साहिल की सगाई पक्की हो चुकी थी कनक के साथ। अब इससे पहले इसके आगे की कहानी सुनाऊं आपके सामने, मैं अपने साहिल की तारीफ में कुछ शब्द कहना चाहूँगा। और वो शब्द हैं, बेशक साहिल नाम के आगे आज आईपीएस लग गया हो, मगर मेरी नज़रों में वो कमीना था, कमीना है और कमीना ही रहेगा। और कमीना भी नहीं, महाकमीना। हाँ, तो अब मुद्दे से ना भटक कर वापिस से सगाई पर आते हैं। मेरे फ़ोन कॉल पर कहने भर से कि शायद मैं सगाई में ना आ पाऊँ, उस रोज़ साहिल भड़क गया मुझ पर, जिसके बाद आगे की बात सुने बिना ही मेरी तारीफ में उसने पहले मेरे मुंह पर 4-5 गालियां फेंक कर मारी। फिर लगा फ़ोन पर ही रोने कि तू जल रहा है ना कि मुझे इतनी खूबसूरत लड़की मिली और तुझे नहीं, इसीलिए नहीं आ रहा ना, याद रखियो मैं भी तेरी शादी में नहीं आऊँगा। इस तरह उसकी नौटंकी के चलते ना चाहते हुए भी मैं झुक गया कि ठीक है ना, ड्रामा बंद कर, आ रहा हूँ। गजब टोपीबाज है मेरा साहिल, इतना सुनना था कि आ रहा हूँ, बदले में फिर मुझे 2-4 गाली सुना दी कि मैं तो पहले ही जानता था तू आएगा। क्योंकि जलन एक तरफ, फ्री का खाना एक तरफ। 5 दिन बाद आने वाले शुक्रवार की शाम को सगाई थी साहिल और कनक की। परम और मैं घर आने के लिए ट्रेन में चढ़ चुके थे। परम बहुत खुश था घर पहुंचकर सबसे मिलने की सोचकर। और सच बताऊं तो ऐसा नहीं था कि मैं खुश नहीं था। मिले बिना ही कनक को खो देने की बात सोच में उदास भी था, तो चेहरे पर खुशी भी थी कि घर जा रहा हूं, कितने दिन बाद मिलना होगा सबसे। इस तरह रविवार की पूरी रात सोने की जगह मैंने ट्रेन में सोचते हुए निकाल दी कि अपने लिए दुखी हूँ कि मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया, या सोचकर खुश हो जाऊं कि अपना साहिल कितना खुश है कनक को पाकर। बातों से तो लग रहा है कनक के लिए कुछ एहसास तो उसके मन में भी जगे होंगे, वरना इतना सीधा शरीफ बालक तो वो है नहीं कि घर वालों ने कहा कनक से शादी करो और वो मान गया उससे शादी करने को। दोपहर बाद 4 बजे के करीब हमारी ट्रेन दिल्ली पहुंची, जहां हमारे इंतज़ार में और कोई नहीं, साहिल भाई साहब ही खड़े मिले हमें, जिसको देखते ही मैं और परम के चेहरे पर जितनी जल्दी मुस्कान आई उतनी ही जल्दी उसके हमारी तरफ बढ़ते ही कि मुबारका मुबारका मेरे शेरों, क्या खूबसूरत आइटम लग रहे हो, दिल चाह रहा है यहीं लिपट जाऊं तुमसे, पप्पी झप्पी दे दूं। कहते हुए उसने एक साथ हम दोनों को गले लगाया। तभी अगले ही पल कुछ दूरी पर खड़े मेरे और परम के घर वालों के साथ कनक पर परम और मेरी नज़र पड़ी। परम की खुशी जहाँ कई गुना बढ़ गई, तो वहीं कनक को अपने सामने इतने समय बाद देखते ही मुस्कान तो गायब हुई ही मेरे चेहरे से, संग में छोटा मोटा सा हार्ट अटैक भी आ गया, जिसका इलाज करने की जगह साहिल उसे और गंभीर करते हुए परम को छोड़ खास मेरी तरफ देख मुस्कुराते हुए बोला, ना 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 गुल्ले गुलजार, रसगुल्ले का बाजार, जलना नहीं भाभी है, पैर छूकर आशीर्वाद लेना। तुझे भी जल्दी ही, इससे आगे वो और कुछ बोल पाता। मैं उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर अपना एक बैग कंधे पर दूसरा हाथ में उठाए आगे बढ़ गया। अरे यार आप कब आई, और ये माइक छोड़ दीजिए ना, माइक नहीं नहीं, हम माइक नहीं देंगे आपको। अब आप नहीं, आगे की कहानी हमारी तरफ से। और कब आए से क्या मतलब, घर हमारा है, कमरा हमारा है और आप भी अब हमारे ही हो। तो अब आप चुप रहिए क्योंकि आगे की कहानी हम ही सुनाएंगे, ठीक है? ठीक है। हाँ तो हम भी ठीक हैं जी। तो अब कहानी आगे बढ़ाने से पहले हम अपना परिचय दे देते हैं आप सभी को। अभी तक आप जिन्हें सुन रहे थे, यानी जिनकी कहानी चल रही है, हमें उनकी मिसिज कनक नाम है हमारा, और यह जो हमारे बराबर में बैठे हमें देख मुस्कुराते हुए शर्माने का नाटक कर रहे हैं। हम बता दें, जितना खुद को इन्होंने आपके सामने शरीफ दिखाया है, उसमें से आधे भी नहीं है ये। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप नहीं, हम इनके साथ रहते हैं, पत्नी है ना इनकी, इसलिए हमको सब मालूम है इनके बारे में। अरे अरे, आपने तो मेरी लव स्टोरी का कबाड़ा ही कर दिया। ऊपर से आप कहानी आगे बढ़ा रही हैं या अपने मासूम पति की तारीफ कर रही हैं। हम दोनों काम साथ में कर रहे हैं। आप थोड़ी देर चुप रहिए वरना हम आपसे बात नहीं करेंगे। ओके ओके, मैं चुप हूँ। बताओ कैसा ज़माना आ गया, मेरे आईपीएस होने का भी ज़रा डर नहीं है इन्हें। हाँ बड़े आए। अब आप चुप हो जाइए और हमें बताने दीजिए कि उस दिन रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ था। जी, तो हम थे रेलवे स्टेशन पर। हमसे हमारा मतलब मिसेस कनक आरव शर्मा हमारे साइड में बैठे, जो हमें ही घूर रहे हैं। ये खुद साहिल भैया, परम भैया और हमारे परिवार वाले, पापा मम्मी अंकल आंटी जी, नमन भैया और हमारे दोनों बड़े भैया, और भी बहुत सारे लोग थे जिन्हें हम नहीं जानते क्योंकि हम उनसे ना उस दिन से पहले कभी मिले थे ना ही बाद में। अब आप समझ ही गए होंगे हम स्टेशन पर दिखाई देने वाले लोगों की बात कर रहे हैं।
बिल्कुल ठीक समझे हैं आप। उस शाम स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। जैसे ही हम इनको और परम भैया को लेने और सरप्राइज देने पहुंचे थे सबके साथ, ठीक वैसे ही अपने अपने साथ वालों को लेने या फिर विदा करने उनके भी अपने आए हुए थे वहाँ। वैसे हो सकता है वैसी वाली भीड़ रोज़ ही वहाँ देखने को मिलती हो, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर तो भीड़ होगी ही। मगर हमारे लिए वो सब कुछ नया था, एकदम नया। क्योंकि टीवी के बाद हम हकीकत में सामने से पहली बार रेलवे स्टेशन और वहाँ की भीड़ देख रहे थे। 21 अक्टूबर की वो शाम बहुत ही सुहावनी थी। बहुत ज़्यादा नहीं मगर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। लग रहा था बेमौसम बरसात होगी और फिर हम सब भीग जाएंगे। लेकिन यह सब कुछ सिर्फ हमारा वहम था। बारिश तो नहीं हुई मगर बिजली ज़रूर गिरी हम सब पर। जब हमसे मिले बिना ही आपको बड़े ही शरीफ लगने वाले आरव जी एक अकेले हमारी वजह से बिना किसी से मिले ही मम्मी को अपने साथ लेकर सबके रोकते रोकते भी ऑटो लेकर घर आने के लिए निकल गए। क्योंकि इनसे पहले तो हम ही सब घर पहुंच गए थे इनको ये खबर देने की हमारी शादी साहिल भैया से नहीं बल्कि इनसे हो रही है, क्योंकि इनकी मेहरबानी से जो हमारी इनके साथ हुई पुरानी व्हाट्सएप चैट थी और बिना हमसे पूछे बताए जो इन्होंने हमारी फ़ोटो ले रखी थी, सबके प्रिंट आउट निकाल इन्होंने अपनी डायरी में ऐसे खुलेआम छोड़ रखी थी अपनी डायरी कि आओ और पढ़ लो इनकी लव स्टोरी। फिर हुआ भी वही, इनकी डायरी पहले मम्मी मतलब इनकी मम्मी के पास, फिर पापा जी, फिर भैया और फिर साहिल भैया और फिर नमन सर, ऐसे करते करते हमारे घर तक आ पहुंची। एक सिर्फ इस बात पर कि साहिल भैया को इनसे बदला लेना था अपना, क्योंकि इन्होंने इनसे मिलकर भी ना मिल पाने की मेरी बात साहिल भैया और परम भैया दोनों को ही बताई तो थी, मगर मेरा नाम नहीं। यह घर पर पहुंचे नहीं थे और हम इनका ना लौटने पर इनका और मम्मी का इंतज़ार कर रहे थे। सच बताएं तो पहले जहां हमें साहिल भैया का प्लान सुन सिर्फ थोड़ा डर लग रहा था कि हमारा यह सरप्राइज सरप्राइज ना रहकर बम बनकर ना फूटे इनके साथ साथ हमारे सर पर भी। तो वहीं जिस तरह ये हमको घूरते हुए हमको छोड़ मम्मी का हाथ पकड़ स्टेशन से बाहर निकले थे और फिर घर भी नहीं पहुंचे थे, हमारा डर कई गुना बढ़ गया था और साथ ही और सभी का भी, जो जल्दी ही गुस्सा बन साहिल भैया पर निकलने वाला था। मगर साहिल भैया तो निकले साहिल भैया, सबकी डांट सुनने से पहले ही। अरे आप सब मुझे ऐसे मत देखिए, आपसे प्यार नहीं होने वाला, मुझे ला रहा हूँ उस दिल जले को, कहकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और आगे कहा, और भाभी जी आप चलिए ना यार, आप भी मेरे साथ, तभी तो उसको जलाने का मज़ा आएगा। चलिए बदला लेकर उसके बाद हम दोनों मिलकर उसको बिना डोली के उठा लाते हैं, फिर यहीं आकर उसकी बारात निकालेंगे। और इतना कहकर वो मुझे लेकर भागे, मतलब घर से बाहर निकल आए कि आप चिंता मत करिए, वो गधा मतलब आपके होने वाले प्राणनाथ का सिर्फ फ़ोन बंद है, घर से नहीं भागा है वो, पता है मुझे कहाँ गया होगा। सच में साहिल भैया बड़े कमाल के हैं, वो मेरे भाइयों से भी ज़्यादा अच्छे हैं। उन्होंने जैसा कहा था कि वो जानते हैं ये कहाँ मिलेंगे, वो बात सच ही थी। मम्मी को लेकर ये घर ना आकर मंदिर पहुंच गए थे और बैठे वहाँ रो रहे थे। जहाँ जब हम मतलब मैं और साहिल भैया पहुँचे तो हमें देख अपना चेहरा मम्मी की गोद में छुपाते हुए फिर रोने लगे, कहकर कि साहिल तो है ही ऐसा, लेकिन आप सभी और यह भी इनसे भी कभी बात नहीं करूंगा। मतलब सीधा था साहिल भैया का मुझे अपने साथ दिखाकर इनको, यानी उनका मिशन आरव जी को जलाओ रखा कर रखा रह गया था, क्योंकि हमसे पहले ही मम्मी इनको इनकी डायरी मिलने से लेकर नमन भैया की मदद से हमारी शादी पक्की होने तक की सारी बातें बता चुकी थी। अब नाराज़ हमने किया था तो मनाना भी हमें ही पड़ा, साहिल भैया को कहकर कि आप जाइए, आपके दोस्त हैं, हमसे नहीं मानने वाले। साहिल भैया ऐसे कैसे नहीं मानेगा, इसकी तो अपनी शर्ट की बाजू को ऊपर चढ़ाते हुए मम्मी के पास से इनको उठा लाए कि तुम करो तो बेटा रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अब साहिल भैया कब कौन सा फिल्मी डायलॉग किस वक्त बोल जाते हैं, वो भी ऐसा डायलॉग जो मौजूदा स्थिति से कभी कभी तो दूर दूर भी इत्तेफाक नहीं रखता। उनकी ये खूबी हम अब तो जानते हैं लेकिन उस रोज़ तक नहीं जानते थे, बस यही कारण रहा रासलीला करेक्टर ढीला वाली बात सुन हम उनको अजीब नज़रों से घूरने लगे थे। वो क्या बात है ना, हमें उनकी बात कुछ समझ ही नहीं आई थी। अब हम भैया को घूर रहे थे और ये हमें शायद वजह रही हो कि हमें देख इनके मन में बात आई हो कि हम कितनी बेशर्म हैं, अपने होने वाले पति को देखने की जगह इनके दोस्त को देख रहे हैं। खैर हमारी नज़रें टिकी हुई थी भैया पर, जिनकी नज़रें भी इन पर से हट हमारी तरफ मुड़ने ही वाली थी कि इन्होंने भैया की कमर पर ज़ोर से हाथ मारा, ये कहते हुए कि पिटना नहीं चाहता तो मम्मी को लेकर घर पहुंच, हम दोनों भी बस पीछे पीछे आ रहे हैं। इनकी बात सुनते ही भैया जवाब में इनके कानों में कुछ फुसफुसा कर
जो बात ना हम तब सुन पाए थे और ना ही हमने इनसे वो बात कभी पूछी। साहिल भैया हमें इनके पास छोड़ चले गए थे, जिनके जाते ही हमारी हालत अब हम लफ्ज़ों में बयां कैसे कहें। हमें समझ नहीं आ रहा था। सीधे सादे तरीके से कहते हैं ना, क्योंकि हम शायर हैं ना ही कहानीकार, जो अपने साथ दिल के एहसासों को बड़ी नज़ाकत से शब्दों में पिरोकर सबके सामने पेश करने का हुनर लिए चलते हैं। उस रोज़ इनको अपने सामने इस तरह देख हमारा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा था। कुछ इस तरह जैसे हम कितनी मीलों दूर से भागते हुए आए हों इनके पीछे, और तब जाकर हमें इनका दीदार हुआ था। यकीन कीजिए, हमारे लिए भरोसा करना ज़रा मुश्किल काम था कि जो हमें पहली नज़र में भाग गए थे, जिन पर हम पहली नज़र में अपना दिल हार बैठे थे, वो शख्स जो हमारी ज़िंदगी के पहले ऐसे शख्स बने जिनका नंबर हमने नमन भैया के फ़ोन से चोरी छुपे लिया, और सिर्फ लिया ही नहीं, याद भी किया, साथ ही अनगिनत बार अपने मोबाइल में सेव कर डिलीट भी किया। किस कारण? क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था जिसे हम अपना एक तरफ़ा एहसास समझ रहे थे, वो एक तरफ़ा ना होकर दो तरफ़ा था। ये भी हमें पसंद करते थे। हम नमन भैया के यहाँ से जॉब छोड़ चुके थे। इनका नंबर तो था। कई दिन हमारे मन में इनको कॉल करने और मैसेज करने का ख्याल भी आया, लेकिन इस डर से कि कहीं गलत ना समझ बैठे, हिम्मत नहीं हो पाती थी। मगर एक रोज़ अपने फ़ोन पर रेडियो टॉक शो सुनने के बाद न जाने दिल में क्या आई, हमने इन्हें व्हाट्सअप मैसेज कर दिया, इस दुआ के साथ कि हमें यह पहचान लें। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इन्होंने हमें पहचान लिया था। वो बात अलग थी, ना हमारी तरफ से हमने कभी कोशिश की थी इन्हें अपने दिल की बात बताने की, ना कभी इन्होंने। और अंजाम यूं हुआ, हम दोनों की चुप्पी टूटने से पहले ही साहिल भैया, जिन्होंने हमें कॉल और मैसेज कर करके परेशान कर दिया था, जो कि अब तक हमारे लिए पूरी नहीं तो काफ़ी हद तक अनजान थे। हमने रोंग नंबर से तंग आकर अपना नंबर ही बदल दिया था, जिसके बाद हम दोनों के रास्ते एक होने से पहले ही अलग अलग हो गए थे। हम इनके सामने किसी हारे हुए सिपाही की तरह सर झुकाए खड़े थे, जैसे साहिल भैया ने नहीं, हमने ही इनको उल्लू बनाया हो। खैर, हमें डर लग रहा था इनसे, क्योंकि इस तरह हम पहली बार इनके साथ थे। इस तरह से मतलब अभी हम एक रिश्ते में नहीं बंधे थे, तो ऐसा भी नहीं था कि हम एक दूसरे से अनजान थे। रिश्ता पक्का हो चुका था हमारा, और कुछ ही दिन बाद सगाई और फिर शादी। गलत बात थी ऐसे अचानक जाना। ये वो शब्द थे जो इन्होंने काफ़ी देर की खामोशी के बाद हमसे कहे थे। नंबर बंद करने की वजह से नाराज़ थे हमसे। हम बदले में सिर्फ मुस्कुरा दिए थे। कहते भी तो क्या कहते। तब ना हमारे अंदर इतनी हिम्मत थी कि एकदम से अपने अंदर की खुशी को इनके सामने जाहिर कर पाते कि कितने खुश हैं हम आपको पाकर, आपको इस तरह देखकर, और ना ही साहस कि इनके गले लग इनसे शिकायत कर पाते कि हम लड़की हैं, हमसे पहले इजहार करना नहीं बनता। आप तो कर सकते थे ना, अगर कर दिया होता इजहार, बताया होता आप हमें पसंद करते हो, तो इतने महीनों बाद ना मिलना होता। खैर, हम चुप थे, और यही वजह रही यह पूछ कि हम सच में इनसे अपनी खुशी से ही शादी करना चाहते हैं ना, हमें किसी ने इस रिश्ते के लिए मजबूर तो नहीं किया। जवाब में हमारे कहते ही कि हम खुश हैं, आप खुश हैं, इन्होंने मुस्कुराकर आपके इस सवाल का जवाब आपको कभी बाद में दूंगा, अभी चलिए घर पर, सभी हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। कहते ही इनके मुंह पर भी ताला लग गया था। शुक्रवार का दिन था, यानी हमारी सगाई का। हमें लगा जैसे इन बीते 4 दिनों में इन्होंने एक बार भी हमको कॉल या फिर मैसेज कर हमसे बात करने की कोशिश नहीं की। यह नहीं जानना चाहा हमारा पहला नंबर बंद क्यों हुआ था, और कैसे हमारे लिए हमारे घर नमन सर के इनका रिश्ता लाने पर हम इनकी फ़ोटो देखते ही खुशी से उछल पड़े थे, वो भी नमन सर और अपनी पूरी फैमिली वालों के सामने, जिस वजह से शादी के 2 साल होने को आए और फिर भी सब हमारी खिंचाई करना बंद नहीं किए। हम इन्हें सब बातें तभी बताना चाहते थे, वो भी विस्तार से, लेकिन इनको तो ना हमारी कदर थी ना हमारी भावनाओं की। इन्हें हमसे ज़्यादा साहिल भैया से बदला लेना और अपने दूसरे काम करने याद रहे, जिनमें इनके ये 4 दिन तो बीत गए थे, लेकिन हम उदास हो गए थे। सच बताएं तो हम तो इनके इस बिहेवियर से पहले पहले ही डर गए थे कि साहिल भैया तो इनके दोस्त हैं, उन्हें तो इन्होंने माफ़ कर दिया, बचे हम हमसे बदला ले रहे हैं, जैसे हमने ही साहिल भैया और सबको कहा कि आप सभी इनसे हमारी शादी होने वाली बात छुपा लो। खैर, कुछ घंटे बीते और ये अपने परिवार, जो अब हमारा परिवार बन गया, सबके साथ हमारे घर हमारे सामने थे। और फिर क्या, भाव क्या इन्हें ही खाने आते हैं? हमको भी आते हैं भाई, हमने भी भाव खाने शुरू किए। और जब तक ये घर रहे, यहाँ तक कि सगाई की अंगूठी बदलने की रस्म के दौरान भी हमने इनकी ओर नहीं देखा। मतलब साफ था, हम लड़की हैं, इसलिए सख्त लड़के तो नहीं, सख्त लड़की बन गए थे।
जिसमें हमें खूब मज़ा आया था और इनको हमको इनके साथ ऐसे अजनबियों से बिहेव करते देख हम पर गुस्सा। हा हा, लेकिन हमको इनके गुस्से से क्या, शादी इनको बताए बिना ही घर वालों ने पहले से ही पक्की कर दी गई थी। हमारी और सगाई अब हो गई थी। और आप सभी को तो मालूम हो गई, पति जी आईपीएस हो या फिर जेल के मोटे पेट वाले जल्लाद, एक अच्छी पत्नी अपने पति से कभी नहीं डरती। फिर मैं क्यों डरती, मैं भी नहीं डरी इनसे। इसलिए जब सबकी नज़रों से बचते बचाते ये हमें एक तरफ ले जाकर, जहां उस वक्त हमारे अलावा कोई नहीं था, इन्होंने पूछा आपको हुआ क्या है। जवाब में वही हुआ है जो एक पत्नी को होना चाहिए, कहकर हम इनको कंफ्यूज कर इनसे अपना हाथ छुड़ा सबके पास लौट गए थे। जिसके बाद इनसे हमारी मुलाकात सीधा हमारी शादी वाले दिन हुई। उस दिन, जिस दिन हमेशा के लिए इनकी हो जाने की बहुत सारी खुशी थी मन में, तो वहीं एकदम से मिस से मिसेज में बदल जाने वाली पहचान को लेकर एक अजीब सा डर, साथ ही अपनों को छोड़कर जाने का दुख भी। ऐसे में इतना सब कुछ अपने अंदर समेटे हम चुपचाप स्टेज पर बैठे थे, जहां इन्हें पता नहीं क्या सूझी कि सगाई वाले दिन इनको इग्नोर करने का बदला लेते हुए इन्होंने हमें इग्नोर करना शुरू कर दिया था। वो भी जब जब सभी एक एक कर हमारे साथ फ़ोटो लेने स्टेज पर आ रहे थे। फिर क्या था, और सब तो छोड़ो, कैमरे वाले भैया के भी 2-3 बार कहने पर जब इन्होंने उनकी बात सुनकर भी हमारी ओर देखना ज़रूरी नहीं समझा, हम रोने लगे कि इतने बुरे हैं ये। और जैसे ही हम रोए, हमको एटीट्यूड देने वाले यह हमको चुप करवाते हुए कि मैं तो बस मस्ती कर रहा था यार। आप तो रोने ही लगी, आपने उस रोज़ मुझे इग्नोर किया था। यह बात मेरे साथ साथ साहिल और परम ने भी नोटिस की थी। बस तभी मुझे साहिल ने आइडिया दिया कि भाभी को अपने पास लाना है तो उनसे दूर जा, वो भाव खा रही है, तू डबल भाव खा। मैं तो बस इसकी ही बात, तू बताना यार साहिल। बोलते बोलते ये खुद भी स्टेज पर हमारे साथ ही रो पड़े। और हम दोनों को रोते देख बाकी सब हंसने। बताओ जी, कैसा कैसा ज़माना आ गया। यहाँ 2 लोग रो रहे थे और बाकी सब हमको चुप करवाने की जगह इनकी बातों को सुन कि साहिल ने कहा भाभी भाव खा रही है तो तू डबल भाव खा। इनके साथ साथ हमारा भी मजाक उड़ा, वैसे ही रोते हुए कि हमारी फ़ोटो और वीडियो बनवाने में लग गए। और लग क्या गए, हमारी शादी की वीडियो में यह सब डलवा कर दिया है हमको सभी ने, जिसे हम जब भी देखते हैं सबको हम दोनों पर हंसने का मौका मिल जाता है। और हमें हमारी उस दिन की हरकत पर सबसे मुंह छुपाकर शर्माने का कि कितने बड़े वाले कार्टून हैं हम। तो बस इतनी सी थी और कुछ इस अंदाज में शुरू होकर मुकम्मल हुई 2 सिलसिले दिलों यानी हमारे आरव जी और हमारी प्रेम कहानी।